हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि राजकुमार सिंह चौहान। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल अवेयर 24 पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे भारतीय संविधान निर्माण की एक और महत्वपूर्ण कड़ी, भारतीय संविधान सभा के अधिवेशन। दोस्तों, अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए थे और आखिर इन अधिवेशनों में संविधान सभा ने किस प्रकार से काम किया था। कोई समिति भी हैं जिनकी रिपोर्ट आई है या किसी समिति का गठन जो इस अधिवेशन के दौरान हुआ है, उन सब के विषय में हम अब क्रमवार तरीके से बात करेंगे। दोस्तों, आपको विदित है भारतीय संविधान सभा ने अपने संविधान निर्माण संबंधी कार्य को पूर्ण करने के लिए 12 अधिवेशन आयोजित किए। इन्हीं 12 अधिवेशनों में भारतीय संविधान निर्माण का एक महत्वपूर्ण क्रम पूरा हुआ। अब हम देखते हैं आखिर इन अधिवेशनों में क्या क्या हुआ। दोस्तों, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 के मध्य आयोजित किया गया। अब दोस्तों, इस अधिवेशन में क्या महत्वपूर्ण बातें रहीं, उन विषयों में हम अब जानते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, संविधान सभा की स्थायी और अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। ध्यान रखिएगा दोस्तों, संविधान सभा के गठन के पूर्व बनी हुई विशेषज्ञ परिषद ने यह तय कर दिया था कि भारतीय संविधान सभा सर्वप्रथम अपने अस्थायी और अस्थायी अध्यक्षों की नियुक्ति करेगी और साथ ही संविधान सभा का आखिर उद्देश्य क्या है, इसके लिए एक उद्देश्य प्रस्ताव का भी प्रस्तुतिकरण संविधान सभा में किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी परिप्रेक्ष्य में प्रथम अधिवेशन के दौरान संविधान सभा के स्थायी और अस्थायी अध्यक्षों की नियुक्ति की गई। ध्यान है आपको, अस्थायी अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, और हमारे स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। दोस्तों, ध्यान रखना, इन दोनों ने अपना पद क्रमशः 9 दिसंबर और 11 दिसंबर को संभाला था। तत्पश्चात दोस्तों 15 सदस्यीय प्रक्रिया और नियम समिति का भी इस अधिवेशन के दौरान गठन किया गया। ध्यान रखना दोस्तों, इस समिति का गठन 11 दिसंबर 1946 को किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक दोस्तों महत्वपूर्ण चीज लिखी है इसमें कि उद्देश्य प्रस्ताव की प्रस्तुति। तो ध्यान रखना, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? हमारे तत्कालीन अंतरिम सरकार के वास्तविक मुखिया अर्थात प्रधानमंत्री, या बोल सकते हैं आप गवर्नर जनरल की काउंसिल के उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। ठीक है दोस्तों, इस उद्देश्य प्रस्ताव के विषय में आपको जानना चाहिए कि यह पेश कब हुआ था। तो जैसे आपको तिथि लिखी है 13 दिसंबर 1946, लेकिन ध्यान रखिएगा इसको पारित कब किया था संविधान सभा ने? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकृति दी थी अपने द्वितीय अधिवेशन के दौरान। तो प्रथम अधिवेशन में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया और द्वितीय अधिवेशन में उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा की स्वीकृति भी प्राप्त हुई। अगली बात दोस्तों, आपके सामने लिखा है कि नरेश मंडल से वार्ता हेतु वार्ता समिति का गठन भी किया गया था हमारे यहाँ पर 21 दिसंबर 1946 को। तो वार्ता समिति नरेश मंडल से वार्ता के लिए 21 दिसंबर 1946 को इस समिति का भी गठन हमारी संविधान सभा ने किया था। तत्पश्चात दोस्तों एक और महत्वपूर्ण चीज की ओर मैं इशारा करना चाहूंगा आपका कि भारतीय संविधान सभा के कार्य संचालन हेतु प्रक्रिया संबंधी नियम 23 दिसंबर 1946 को स्वीकारे गए। कब स्वीकारे गए? 23 दिसंबर 1946 को। तत्पश्चात हमारे यहाँ पर प्रत्यय पत्र समिति, जिसे क्रीडेंशियल समिति भी कहते हैं, कौन थे अध्यक्ष इसके? अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर जी। दूसरी समिति आवास समिति, कौन थे अध्यक्ष इसके? पट्टाभी सीतारमैया। और वित्त व कर्मचारी समिति के सदस्यों का निर्वाचन किया गया, अर्थात नियुक्ति की गई। ध्यान रखिएगा, इस समिति के अध्यक्ष थे वित्त और कर्मचारी संबंधी समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही इसके अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण चीजें आपको ध्यान रखनी है भारतीय संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन के विषय में। अब दोस्तों हम देखते हैं भारतीय संविधान सभा के द्वितीय अधिवेशन के बारे में। ध्यान रखिएगा
दोस्तों हमारी संविधान सभा का द्वितीय अधिवेशन 20 जनवरी से 25 जनवरी 1947 के मध्य आयोजित किया गया। तारीख जरूर ध्यान रखिएगा, 20 से लेकर 25 जनवरी 1947 के मध्य यह आयोजन किया। अब इस अधिवेशन में क्या हुआ दोस्तों, किन किन बातों के ऊपर संविधान सभा ने अपना कार्य किया, अब हम उन बातों को देखते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, संचालन समिति का निर्वाचन किया गया। कब किया गया? 21 जनवरी 1947। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, हमारी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही हमारी संचालन समिति के अध्यक्ष थे, जिसमें 11 सदस्य शामिल थे। अब देखते हैं हम दोस्तों दूसरी महत्वपूर्ण बात की ओर। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, कब मिली? 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति दी। अगला दोस्तों देखते हैं इसकी एक और महत्वपूर्ण बात को। H.C. मुखर्जी, जाना पहचाना नाम है ना, ऐसा तो नहीं है कि इनका नाम आपको जाना पहचाना नहीं है। H.C. मुखर्जी को भारतीय संविधान सभा का निर्विरोध उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हमारी भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो वह भी आपको ध्यान रखना चाहिए, H.C. मुखर्जी। अध्यक्ष तो आपको ध्यान है ही सही, कौन है? डॉक्टर राजेंद्र जी प्रसाद। अब दोस्तों इनका निर्वाचन हुआ था 25 जनवरी 1947 को। ठीक है दोस्तों, 25 जनवरी 1947 को इस पद पर डॉक्टर H.C. मुखर्जी की नियुक्ति की गई थी। तत्पश्चात दोस्तों परामर्श समिति का गठन, परामर्श समितियों का गठन का संकल्प पारित हुआ था संविधान सभा में 24 जनवरी 1947 को। और इसमें दोस्तों क्या किया गया था? मूल अधिकारों की सूची, अल्पसंख्यक रक्षा संबंधी धाराएं, कबायली और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी जो भी प्रावधान करना था इनके प्रशासन के विषय में, और उसी के लिए इन समितियों का भी आगे चलकर गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, अब हम अगली चीज देखते हैं। द्वितीय अधिवेशन के दौरान क्या हुई? एक त्रिसदस्यीय कार्य समिति की नियुक्ति की गई। त्रिसदस्यीय कार्य समिति की नियुक्ति हुई 25 जनवरी 1947 को। ध्यान रखना यह वह तिथि है जब संविधान सभा के द्वितीय अधिवेशन की समाप्ति हो रही थी। तो अपने द्वितीय अधिवेशन की समाप्ति के दिन एक और महत्वपूर्ण कार्य किया संविधान सभा ने, उसने यह किया कि त्रिसदस्यीय कार्य समिति की नियुक्ति की, जिसके कार्य संविधान निर्माण के संबंध में, भावी कार्यक्रम के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना थी। ठीक है दोस्तों, यह था हमारा भारतीय संविधान सभा का द्वितीय अधिवेशन। लेकिन आपको एक और महत्वपूर्ण बात की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 31 जनवरी को, तारीख जरूर ध्यान रखना, 31 जनवरी को मुस्लिम लीग कार्य समिति ने संविधान सभा के गठन, कार्यवाही, निर्णयों की शक्ति से बाहर अमान्य और अवैध बताकर भंग करने का आग्रह किया। अर्थात एक प्रस्ताव पारित किया मुस्लिम लीग ने कि संविधान सभा अवैधानिक है, इसे तुरंत भंग करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तत्पश्चात हम देखते हैं इस अधिवेशन के उपरांत भारतीय संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन के विषय में। दोस्तों ध्यान रखना, यह एक काफी महत्वपूर्ण अधिवेशन था जिसकी तारीख थी 28 अप्रैल से 2 मई 1947। इस समयावधि के बीच में हमारे संविधान सभा का यह तृतीय अधिवेशन आयोजित किया गया। दोस्तों इस अधिवेशन में क्या हुआ उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले ही तय क्या कर रखा था कि भारत को जून 1948 तक आज़ादी दे दी जाएगी। स्वयं प्रधानमंत्री एटली ने, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में इस बात की घोषणा कर दी थी। दोस्तों इसी परिप्रेक्ष्य में जब यह अधिवेशन आयोजित किया तो फिर इस अधिवेशन में कुछ और मूलभूत बातों की ओर संविधान सभा ने इंगित किया। दोस्तों इस अधिवेशन के दौरान पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने राज्य समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? हमारे पंडित जवाहरलाल जी नेहरू। उन्होंने अपनी समिति की रिपोर्ट हमारे यहाँ 28 अप्रैल 1947 को प्रस्तुत की थी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसके साथ साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू कुछ अन्य समितियों के भी अध्यक्ष या सदस्य रहे हैं। अब हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं। दोस्तों संघ शक्ति समिति महत्वपूर्ण समिति है संविधान निर्माण संबंधी,
इस समिति के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल जी नेहरू थे, लेकिन इस समिति की रिपोर्ट को पेश किया था एन गोपाल स्वामी अयंगर ने और स्वयं कहा था कि भाई हमारी समिति की रिपोर्ट जो है इसे अगले अधिवेशन तक इसके ऊपर विचारण टाल दिया जाए। यह कहा था एन गोपाल स्वामी अयंगर ने, जो कि संघ शक्ति समिति के एक महत्वपूर्ण सदस्य हुआ करते थे। तत्पश्चात दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए एक और समिति थी मूल अधिकार समिति। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष तो आप जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व वाली इस समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट पेश की थी 29 अप्रैल 1947 को। तो इस दौरान संघ शक्ति समिति की भी रिपोर्ट आई एन गोपाल स्वामी अयंगर के माध्यम से, और दूसरी रिपोर्ट जो आई थी वो मूल अधिकार संबंधी समिति थी और यह उसने अपनी अंतरिम रिपोर्ट पेश करी थी 29 अप्रैल 1947 को। ठीक है दोस्तों, और कुछ महत्वपूर्ण बातों के ऊपर देखते हैं इस अधिवेशन की कि कार्यक्रम समिति, इसे कार्य संचालन समिति की भी संज्ञा देते हैं। कार्यक्रम समिति रिपोर्ट श्री मुंशी जी ने 30 अप्रैल 1947 को प्रस्तुत की थी और अपनी इस रिपोर्ट में दो महत्वपूर्ण सिफारिश की थी। एक संघीय संविधान समिति का निर्माण किया जाए और दूसरा राज्य संविधान समिति का निर्माण किया जाए। और दोस्तों अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा था संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे हमारे पंडित जवाहरलाल जी नेहरू और राज्य संविधान समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे सरदार वल्लभ भाई जी पटेल। दोस्तों अब हम एक और महत्वपूर्ण समिति के बारे में आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं जिसे हम झंडा समिति कहते हैं। दोस्तों झंडा समिति, जो तदर्थ झंडा समिति इसको कहते हैं, उसका गठन कब किया गया था? 23 जून 1947। ध्यान रखना दोस्तों, इस समिति ने अपने कार्य की पूर्णता 18 जुलाई 1947 को की थी। तत्पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज तिरंगे को अपनाने संबंधी वक्तव्य पढ़ा था हमारी संविधान सभा में, अर्थात उन्होंने प्रस्ताव यहाँ पर प्रस्तुत किया। इसमें भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को स्वीकृति देने का आग्रह किया गया संविधान सभा के सदस्य से। तो संविधान सभा के सदस्यों ने एक मत होकर भारतीय राष्ट्र ध्वज वर्तमान तिरंगे को हमारे राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकारा। ठीक है दोस्तों, यह भी एक महत्वपूर्ण चीज है आपके लिए याद रखने के लिए। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, इस तदर्थ झंडा समिति में 13 सदस्य थे। तदर्थ झंडा समिति में 13 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र जी प्रसाद और सदस्य गणों में श्री के.एम. मुंशी, सी राजगोपालाचारी, पट्टाभी सीतारमैया, फ्रैंक एंटनी, बी.आर. अंबेडकर, एस.एन. गुप्त, हीरालाल शास्त्री, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू जैसे कई महत्वपूर्ण भारतीय संविधान सभा के सदस्य इस समिति में शामिल थे। दोस्तों मैं आपका ध्यान एक बार और आकर्षित कराना चाहूँगा इस बात की ओर कि भारतीय संविधान सभा ने जो तदर्थ झंडा समिति बनाई थी उसके अध्यक्ष तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वर्ष 1931 में एक ध्वज समिति भी बनाई थी जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई जी पटेल। और उस समिति के महत्वपूर्ण सदस्यों में पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर बी केलकर, तारा सिंह और श्री हरितकर उस समिति में शामिल थे। वह समिति थी पहली ध्वज समिति हमारे देश की, लेकिन इस समिति के अध्यक्ष भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरी जो तदर्थ समिति बनी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कई किताबों में थोड़ा सा इस झंडा समितियों के विषय में कुछ थोड़ी सी गलतफहमियां हो जाती हैं, लेकिन जरूर ध्यान रखिएगा आप हमेशा कि ध्वज समिति बोले आपसे तो कौन थे? ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई जी पटेल। और तदर्थ राष्ट्र ध्वज समिति 1947 के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र जी प्रसाद। दोस्तों अब हम देखते हैं हमारी संविधान सभा के चतुर्थ अधिवेशन के विषय में। दोस्तों हमारी संविधान सभा का चतुर्थ अधिवेशन जुलाई 1947 में आयोजित किया गया और वो तिथि थी 14 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 1947। दोस्तों आपको ध्यान होगा ही कि यह
इसके पश्चात अगले महीने 15 अगस्त को भारत एक स्वतंत्र डोमिनियन के रूप में अस्तित्व में आया था। पाकिस्तान भी अस्तित्व में आया था 14 अगस्त को और भारत अस्तित्व में आया था 15 अगस्त को। ठीक है दोस्तों, तो यह अधिवेशन वह अधिवेशन है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के ठीक पूर्व आयोजित हुआ। ध्यान रखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता के पूर्व 4 अधिवेशन आयोजित किए गए थे संविधान सभा के, और बाकी 8 अधिवेशन भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात आयोजित किए गए थे। तो हम इस महत्वपूर्ण अधिवेशन के ऊपर बात करते हैं जो कि हमारे स्वतंत्रता के ठीक पहले आयोजित हुआ था। आइए दोस्तों, 14 जुलाई से 31 जुलाई 1947 के सत्र के बारे में, इस अधिवेशन के बारे में हम और अधिक जानते हैं। 3 जून योजना के आधार पर भारत स्वतंत्रता एक्ट 1947 को ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को अनुमति दी। दोस्तों, इस अधिवेशन के दौरान हम देखते हैं मुस्लिम लीग व देशी रियासत के प्रतिनिधि बंगाल और पंजाब के विभाजन के पश्चात, यहाँ से नवीन प्रतिनिधियों का भी निर्वाचन किया गया। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण चीज़ थी इस अधिवेशन की कि इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग के हमारे यहाँ से हटने के बाद, तत्पश्चात बंगाल और पंजाब के विभाजन के पश्चात कई नवीन सदस्यों का भी निर्वाचन किया गया और वह संविधान सभा में फिर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगे। ठीक है दोस्तों, यह है हमारे संविधान सभा का चतुर्थ अधिवेशन। अब हम बात करेंगे संविधान सभा के 5वें अधिवेशन के विषय में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता के एक दिन पूर्व यह चालू हुआ था। तो यह अधिवेशन कब से चालू हुआ था? 14 अगस्त 1947 से लेकर 30 अगस्त 1947 के मध्य, मतलब हमारे देश की स्वतंत्रता के एक दिन पूर्व से। लेकिन यह खत्म कब हुआ था दोस्तों? 30 अगस्त 1947 को। अब हम इस अधिवेशन की महत्वपूर्ण बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह भारत स्वतंत्रता एक्ट 1947 के उपबंधों के तहत आयोजित हुआ अधिवेशन था। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के उपबंधों के तहत यह आयोजित हुआ सम्मेलन था। और इसके विषय में और चीज हम देखते हैं दोस्तों कि संघ शक्ति समिति, अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल जी नेहरू। ठीक है, संघ शक्ति समिति की द्वितीय रिपोर्ट पर 20 अगस्त से विचार विमर्श शुरू हुआ। तो कब से शुरू हुआ इस समिति की रिपोर्ट विचार विमर्श? 20 अगस्त 1947 से। ध्यान रखिएगा, इसी समिति की रिपोर्ट में संघ, राज्य और समवर्ती सूची का उल्लेख था। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख था इस संघ शक्ति समिति की रिपोर्ट में। और इसके अनुसार संघीय संविधान और मजबूत केंद्रीय सत्ता के साथ ही अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार में समाहित की गई। तो दोस्तों, जो आज हम देखते हैं भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान, और देखते हैं हम अवशिष्ट शक्तियां जो केंद्र के पास होती हैं, उस सभी का स्रोत था संघ शक्ति समिति की यह द्वितीय रिपोर्ट। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला इस अधिवेशन में क्या महत्वपूर्ण कार्य किया गया। तो दोस्तों ध्यान रखना, सत्यनारायण सिन्हा, इन्होंने ही सर्वप्रथम प्रारूप समिति के गठन के बारे में सिफारिश की। क्या कहा उन्होंने कि भाई अब हमारा जो प्रारूप है संविधान का, जो BN राव ने और संविधान सभा की एक महत्वपूर्ण शाखा जो कि प्रारूप निर्माण से संबंधित थी, इन दोनों ने मिलकर जो प्रारूप तैयार किया है उस पर विचारण के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया जाए। इस बात का जब उन्होंने आग्रह किया तो उसी आग्रह के परिप्रेक्ष्य में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें अम्बेडकर जी सहित 7 सदस्य शामिल थे। अम्बेडकर जी अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस प्रारूप समिति की पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को आयोजित की गई थी। यह वह दिन था जब भारतीय संविधान सभा के 5वें अधिवेशन का अंतिम दिन था। तो इसी दिन प्रारूप समिति की पहली बैठक हुई भी थी। दोस्तों
संविधान के कार्यों से संबंधी समिति का गठन 20 अगस्त 1947 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष श्री जीवी मावलंकर थे। जीवी मावलंकर की अध्यक्षता में हमारी संविधान सभा की प्रकार्य संबंधी समिति ने अपना कार्य करना शुरू किया और इसके सदस्य थे हुसैन इमाम। अन्य सदस्यों में देख सकते हैं पुरुषोत्तम दास जी टंडन, A.K. अय्यर, G.S. अयंगर, B.L. मित्तर और डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दोस्तों कब दी? वो तारीख थी 25 अगस्त 1947। तो यह भी एक महत्वपूर्ण समिति थी जिसके अध्यक्ष थे हमारे जीवी मावलंकर और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 25 अगस्त 1947 को। दोस्तों अब हम एक महत्वपूर्ण चीज की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराते हैं कि संविधान सभा विधायी। दोस्तों हमारे यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का एक महत्वपूर्ण प्रावधान था कि भारत और पाकिस्तान अधिराज्य की वर्तमान संविधान सभाएं ही जब तक इन देशों के संविधान बन नहीं जाते, इन देशों में एक व्यवस्थित विधानमंडल आकर अपना स्थान ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक यह वहाँ के विधायी कार्यों को भी करेंगी। तो संविधान सभा के दो कार्य हो गए, एक तो संविधान निर्माण और एक कार्य हो गया संविधान सभा विधायी के रूप में सामान्य विधि का निर्माण। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस अधिवेशन के पश्चात 17 नवंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में संविधान सभा ने एक बैठक की और इस बैठक में जीवी मावलंकर को भारतीय संविधान सभा विधायी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया, इसी तारीख 17 नवंबर 1947 को। तो अब संविधान सभा के दो रूप हो गए, एक संविधान निर्माण करना और दूसरा भारतीय राष्ट्रीय जनजीवन के लिए सामान्य विधियों का निर्माण करना। ठीक है दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण तथ्य की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा मैं आपका इसके बाद कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारी संविधान सभा को प्रभुत्व संपन्न घोषित किया। 1947 के भारत शासन अधिनियम में इस बात का प्रावधान था कि दोनों अधिराज्यों की संविधान सभाएं प्रभुत्व संपन्न होंगी, अर्थात कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो इन संविधान सभाओं का गठन किया गया था उसको बदलकर अब ये संविधान सभाएं प्रभुत्व संपन्न होंगी। अब इसीलिए भारतीय संविधान सभा को पंडित नेहरू ने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था के रूप में घोषित किया था। ठीक है दोस्तों, अब हम और एक और महत्वपूर्ण चीज देखते हैं दोस्तों। श्रीमती सुचेता कृपलानी ने इस अधिवेशन के दौरान ही वंदे मातरम का गायन भी किया था। अब दोस्तों यहाँ पर खत्म होता है हमारी भारतीय संविधान सभा का 5वां अधिवेशन। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान सभा के 6वें अधिवेशन के बारे में, जो कि आयोजित हुआ था 27 जनवरी 1948 को। ध्यान रखिए दोस्तों, यह एक दिवसीय अधिवेशन था और यह आयोजित हुआ था 27 जनवरी 1948। ठीक है दोस्तों, अब इस विषय में देखते हैं हम क्या और ध्यान रखना चाहिए हमको इस अधिवेशन के बारे में। सबसे पहली बात दोस्तों, 21 फरवरी को प्रारूप समिति ने, आपको ध्यान है डॉक्टर अंबेडकर जी की अध्यक्षता में गठित हुई प्रारूप समिति, इस प्रारूप समिति ने जो तैयार किया था एक प्रारूप, उन्होंने 141 दिनों की बैठक के पश्चात उस प्रारूप को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपा, जो कि भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण प्रावधान या एक और महत्वपूर्ण कार्य जो इस अधिवेशन के दौरान हुआ वो यह था कि संविधान सभा में पूर्वी पंजाब के प्रतिनिधियों की संख्या को बढ़ाकर 16 कर दिया। पहले संख्या थी 12, अब कितनी बढ़ा के कर दी? 16। तत्पश्चात दोस्तों पश्चिम बंगाल में 19 से बढ़ाकर इसकी सदस्य संख्या भी 21 कर दी। आपको ध्यान रहना चाहिए, वर्तमान में हमारे पास पंजाब का पूर्वी भाग है और बंगाल का पश्चिमी भाग है। आज का जो पंजाब का बोल सकते हैं हम पश्चिमी भाग, वो है पाकिस्तान के पास, और जो पूर्वी बंगाल जो कि पाकिस्तान के आधिपत्य में गया था देश विभाजन के बाद, आज वह स्वतंत्र होकर एक स्वतंत्र देश के रूप में, बांग्लादेश के रूप में सामने हमारे है।
दोस्तों अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान सभा के 7वें अधिवेशन के विषय में। यह अधिवेशन दोस्तों 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 के मध्य आयोजित हुआ था। और इस अधिवेशन में क्या हुआ था दोस्तों, उसके विषय में हम बात करते हैं। आपको दोस्तों ध्यान ही होगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर जी। डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान सभा को पुनः अपना जो पुनर्संरचित संविधान का प्रारूप था उसको सौंपा। 9 नवंबर 1948 को संविधान सभा ने इसे स्वीकारा और इस पर विचारण आरंभ किया। दोस्तों 8 जनवरी तक इसके ऊपर लगातार धारावार विचारण जारी रहा और इसी को कहते हैं हम प्रथम वाचन। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान सभा के 8वें अधिवेशन के विषय में। दोस्तों भारतीय संविधान सभा का 8वां अधिवेशन 16 मई से 16 जून 1949 के मध्य आयोजित हुआ। 16 मई से 16 जून 1949 तक। दोस्तों ध्यान रखना इस अधिवेशन में क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए। सबसे पहला दोस्तों 21 से 28 अप्रैल 1949 को राष्ट्रमंडलीय प्रधानमंत्री सम्मेलन में ब्रिटिश क्राउन को राष्ट्रमंडल के स्वतंत्र सदस्य देशों के ऐच्छिक सहयोग के प्रतीक के रूप में स्वीकारा गया। तदनुरूप 16 मई 1949 को भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता को स्वीकार किया। दोस्तों जब हमारे यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल या वाइसराय बनाकर जब भेजा गया, तब उन्हें एक लक्ष्य और दिया गया था। एक लक्ष्य तो था भारत को स्वाधीन करना है, उसके लिए योजना बनाना, और दूसरा दिया गया था कि भारत और पाकिस्तान भले ही हमसे स्वतंत्र हो जाएं, भले ही ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हो जाएं, लेकिन वो राष्ट्रमंडल के सदस्य बने रहें। लेकिन भारत को इस बात पर आपत्ति थी कि यदि वह राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहेगा तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता रहेगी कैसे, क्योंकि राष्ट्रमंडल का जो प्रमुख होता था वह होता था ब्रिटिश क्राउन। इसीलिए भारत की आपत्तियों के मद्देनजर अब राष्ट्रमंडल की प्रकृति या स्वरूप को बदला गया और ब्रिटिश क्राउन को केवल औपचारिक प्रधान के रूप में स्वीकारा गया। मतलब हमारे राष्ट्रपति ब्रिटेन के क्राउन अर्थात जो राजा या रानी जो भी हों उनके समकक्ष हैं। ठीक है, हमारा एक देश जो है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। हम अपने आंतरिक बाह्य निर्णय अपने राष्ट्रहित के हिसाब से लेंगे। ठीक है, बस यह सबसे महत्वपूर्ण चीज थी राष्ट्रमंडल में शामिल होने के लिए। भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत की आशंकाओं के निवारण के पश्चात भारत ने अपने को राष्ट्रमंडल का सदस्य बनाया और आज भी हम राष्ट्रमंडल के सदस्य बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं भारतीय संविधान सभा के 9वें अधिवेशन के विषय में। यह अधिवेशन 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949 के मध्य आयोजित किया गया। 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस अधिवेशन में भी संविधान सभा ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस अधिवेशन के विषय में प्रीवी काउंसिल का क्षेत्राधिकार समाप्त कर दिया गया। दोस्तों हमारे देश में ब्रिटिश काल में प्रीवी काउंसिल की स्थापना की गई थी। अब उस प्रीवी काउंसिल का क्षेत्राधिकार हमारे देश से समाप्त कर दिया। दूसरे महत्वपूर्ण चीजें दोस्तों, 17 नवंबर को संविधान को अन्य भाषाओं में अनुवादित किए जाने पर सहमति हुई संविधान सभा में। दोस्तों ध्यान रखना, भारतीय संविधान के हिंदी अनुवादक हैं डॉक्टर घनश्याम सिंह और पंडित सुंदरलाल जी। पंडित सुंदरलाल जी और डॉक्टर घनश्याम सिंह यह दो महत्वपूर्ण सदस्य थे जिन्होंने भारतीय संविधान के हिंदी अनुवाद को किया था। ठीक है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बातें हमारे भारतीय संविधान सभा के 9वें अधिवेशन के विषय में। अब हम दोस्तों बात करते हैं भारतीय संविधान सभा के 10वें अधिवेशन के विषय में। यह अधिवेशन दोस्तों 6 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 1949 के मध्य आयोजित किया गया। 6 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर 1949 के मध्य। अब इस अधिवेशन में संविधान सभा ने क्या महत्वपूर्ण कार्य किए उनकी ओर मैं आपको ध्यान आकर्षित कराता हूं। सबसे पहली बात,
संविधान के प्रारूप पर दूसरा वाचन शुरू किया गया। संविधान के प्रारूप पर दूसरा वाचन शुरू किया गया। और एक और महत्वपूर्ण दोस्तों, उद्देशिका को अंतिम रूप से इसी अधिवेशन में स्वीकारा गया। बार बार सवाल उठता है दोस्तों, भारतीय संविधान उद्देशिका संविधान का अंग है या नहीं? तो दोस्तों, इस अधिवेशन में भारतीय संविधान की उद्देशिका को भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने एक मतता से स्वीकारा था। इस अधिवेशन का यह महत्वपूर्ण एक हम बोल सकते हैं प्रावधान था, या यह महत्वपूर्ण कार्य था संविधान सभा का। आगे दोस्तों देखते हैं हम 11वां अधिवेशन, जो कि आयोजित किया गया था 14 नवंबर से लेके 26 नवंबर 1949। दोस्तों, यह भी एक महत्वपूर्ण अधिवेशन है, क्योंकि यहीं पर इसी अधिवेशन में संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीय संविधान को स्वीकारा था। और उद्देशिका में तारीख भी लिखी हुई है, आपने ध्यान दिया होगा, 26 नवंबर 1949। ठीक है, इसी दिन हमारे संविधान को अंगीकृत आत्मार्पित किया गया था हमारे देशवासियों के लिए। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों 11वां अधिवेशन। संविधान के प्रारूप पर तीसरा वाचन इसी अधिवेशन में कंप्लीट हुआ दोस्तों, और संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को अंतिम रूप से पारित भी किया गया। दोस्तों ध्यान रखना, इसी तिथि से 26 नवंबर 1949 से ही नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद, अन्य अनुषंगी संक्रमणकालीन और अस्थायी उपबंधों की शुरुआत भी हुई थी इसी तारीख से। तो 26 नवंबर 1949 महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इस दिन भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग 2 नागरिकता और साथ में ही निर्वाचन, अंतरिम संसद, अनुषंगी व संक्रमणकालीन उपबंध, अस्थायी उपबंध इत्यादि भारतीय संविधान के लागू होने के पूर्व से ही ये लागू हुए थे। कितने थे ये दोस्तों? लगभग प्रावधान 15 प्रावधान थे, जो 26 जनवरी 1950 से जब देश का संविधान लागू हुआ उसके पहले से ही इन्हें लागू कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं भारतीय संविधान सभा के अंतिम अधिवेशन, जो कि आयोजित हुआ था 24 जनवरी 1950। दोस्तों यह भी एक महत्वपूर्ण अधिवेशन है भारतीय संविधान सभा का, अंतिम अधिवेशन है भारतीय संविधान सभा का, और ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। देखिए दोस्तों, सबसे पहले स्पेशल मीटिंग टू अटेंड सिग्नेचर, स्पेशल मीटिंग टू अटेंड सिग्नेचर 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रगान के रूप में जनगण को स्वीकारा। साथ ही उसी दर्जे के साथ हमारे वंदे मातरम को भी राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकारा गया। दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि वंदे मातरम और जनगण मन ये दोनों हैं हमारे यहाँ पर क्रमशः राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान। ध्यान रखिएगा, इन दोनों को हमारे संविधान निर्माताओं ने समान दर्जे के साथ स्वीकारा है। नॉर्मली ज़्यादातर देशों में राष्ट्रगान का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमने राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रगीत को भी अपनाया है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके बारे में और बात करते हैं, हमारे 12वें अधिवेशन के बारे में। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए श्री HVR अयंगर को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया था। यह हैं HVR अयंगर जी। ध्यान रखिएगा, इसी तारीख को संविधान सभा ने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया, और इसीलिए हमें कहा जाता है कि हम हैं गणतंत्र। क्यों हैं? तो देखिएगा दोस्तों, क्या महत्वपूर्ण चीज है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा ने निर्विरोध भारत का राष्ट्रपति चुना। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बात है, निर्विरोध मतलब उनके अगेंस्ट में किसी ने भी इस चुनाव में हिस्सेदारी लेने से मना कर दिया। तो दोस्तों निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, जिनके नाम का प्रस्ताव, दोस्तों महत्वपूर्ण 3 नेता रहे हमारे यहाँ, हम जानते ही हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रपति पद के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम का प्रस्ताव किया, और इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया था सरदार वल्लभ भाई जी पटेल ने। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे स्वतंत्र भारतीय राष्ट्र के, हमारे संविधान के लागू होने पर जो पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बने, जिनसे ही भारत गणतंत्र बना,
नहीं तो इसके पहले दोस्तों हमारे देश में चलता था राजतंत्र, और अब हम पहली बार हमारे भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। दोस्तों यह है इस अधिवेशन की सबसे महत्वपूर्ण चीज। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सदस्यगणों ने जितने भी संविधान सभा ने जो अपने संविधान को बनाया था वह 3 प्रतियों में था दोस्तों। तो इन तीनों प्रतियों पर सभी सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए थे। तो सदस्यगणों ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया में जो 3 प्रतियां बनाई गई थी भारतीय संविधान की, उन तीनों प्रतियों पर अपने हस्ताक्षर किए। एक और महत्वपूर्ण बात हो है दोस्तों कि 26 जनवरी को संपूर्ण भारतीय संविधान लागू हुआ। दोस्तों एक बात और बता देता हूं मैं आपको, संविधान का कुछ भाग जून 1950 से भी लागू हुआ। जैसे 26 नवंबर 1949 से संविधान का कुछ भाग लागू हुआ, वैसे ही जून 1950 से भी संविधान का कुछ भाग या प्रावधान लागू हुए, लेकिन शेष जो संविधान था हमारा वह लागू हो चुका था 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में। ठीक है, क्योंकि इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने पद को संभाला था। ठीक है दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा दोस्तों मैं आपका कि भारत विभाजन से पहले संविधान सभा के शुरुआती 4 अधिवेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, और 8 अधिवेशन कब हुए? भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात। दोस्तों यहाँ पर एक कुछ पिक्चर मैंने आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें आपको दिखेंगे HVR अयंगर जी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और सरदार पटेल जी। ठीक है दोस्तों, यहाँ खत्म होता है हमारी भारतीय संविधान सभा के 12 अधिवेशन। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों आप हमारे लेक्चर को देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल, इनसे भी संपर्क कर सकते हैं, और हम आपके हर जो सुझाव रहेंगे उन्हें स्वीकार भी करेंगे, और आपकी जो कठिनाइयाँ रहेंगी उन्हें भी दूर करने के लिए कृत संकल्पित रहेंगे। धन्यवाद।